प्री में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो थोड़ा सा बता सकते हैं कि लेवल क्या रहेगा क्वेश्चन का। थ्योरी पोर्शन ज्यादा रहेगा या न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, और उसका अगर दोनों चीज अगर है तो उसका क्या मतलब कि कितना डेप्थ में पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट हम लोग को बहुत अच्छे से करना है या फिर ऊपर ऊपर भी जैसे प्री में आता है वैसा आएगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है जिसे हकीकत में बदलने के लिए हम सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं। और सोचिए कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे सपनों की राहों को पहले से आसान बनाए, जो दे हमें आजादी, हर मुश्किल को आसान करने की, नए सफर, नए मंजिल की ओर बढ़ने की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही साथी की जो हमेशा से देता आ रहा है बच्चों को सपने देखने की आजादी, और इसी आजादी के त्योहार पर लेकर आप सभी के लिए आया ढेरों उपहार। अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फिजिक्स वाला के सभी बैचेज पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, तो जल्दी करें, आजादी के खास ऑफर का लाभ उठाएं और अपना कैरियर बेहतर बनाएं। तो अगर आप लोगों ने डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है बट नहीं दिख रहा कोई स्टेबल कैरियर, घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम्स की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हेवी डिस्काउंट मिल रहा है, तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच डी, जो कि सिर्फ 1299 रुपीज, अभय बैच जो कि सिर्फ 899 रुपीज, एंड अशोका 2024 जो कि सिर्फ 2999 रुपीज में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। अभय इज ए कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच एंड अशोका इज ए कंप्लीट थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, जहां पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे अभी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए आप लोग पीडब्ल्यू लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आप लोग हमारे कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको मिलेगा 250 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा। तो हेलो अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द चार्ज बुक पे आपका। हेलो सर, थैंक यू सर। तो जिन लोगों ने इनका वीडियो अभी तक नहीं देखा है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अर्जुन सर ने बहुत अच्छी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इनका क्या जर्नी रहा है एसएससी जेई को लेके, उसके बारे में बात किया है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, एक एक चीज बात करेंगे, और क्या स्ट्रेटजी में इंप्रूवमेंट आना चाहिए लोगों का उसके बारे में बात करेंगे। तो सर सबसे पहले बता दीजिए कि जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में ब्रीफ में बता दीजिए, काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। एक्चुअली सर, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानने से पहले पहले जो इसके पहले एग्ज़ाम पैटर्न था, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। इसके पहले क्या होता था कि आपका पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता था एसएससी में, हम्म। जिसमें आपके 3 सेक्शन थे। पहला सेक्शन था जिसमें रीज़निंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते थे। दूसरा सेक्शन था जिसमें जीएस और जीके के क्वेश्चन आते थे। और तीसरा सेक्शन था जिसमें टेक्निकल के क्वेश्चन आते थे। टेक्निकल के क्वेश्चन में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन रहते थे और बाकी दोनों में रीजनिंग एप्टीट्यूड और जीएस जीके में 50-50 नंबर के क्वेश्चन रहते थे। टोटल टाइम 2 घंटे अलॉट था और जिसमें से 200 नंबर के पेपर थे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी प्रीलिम्स में। और जबकि जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाते थे और वो मेंस के लिए जाते थे, तो मेंस पूरा सब्जेक्टिव था जिसमें 300 नंबर का पेपर था और 2 घंटे अलॉट थे। ऐसा पिछले कुछ सालों से ऐसा पैटर्न था। पिछले मतलब जब से एसएससी स्टार्ट किया है तब से ऐसा पैटर्न था। लेकिन इस साल से उन्होंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। और जो मेंस में पहले 300 नंबर के जो क्वेश्चन आते थे, सब्जेक्टिव जो आते थे, अभी उन्होंने 300 नंबर के ऑब्जेक्टिव कर दिए, जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी। प्रीलिम्स में भी उन्होंने नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी। तो जब भी पैटर्न चेंज होता है, थोड़ा-सा जो पुराने बच्चे हैं उनको नुकसान होता है, उनकी स्ट्रैटेजी में उनको चेंज लाने पड़ते हैं और उनको खुद की स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि अभी बहुत सालों से तो हमने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रैक्टिस की थी मेंस के लिए। हम्म। प्रीलिम्स के लिए सेम स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन मेंस के लिए तो उन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, लेकिन एकाएक ऑब्जेक्टिव होना, वो भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 के साथ, थोड़ा-सा
इम्प्रोवाइज उनको करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा नए बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मौका मिला हुआ है। तो मतलब कि इसका क्या एडवांटेज है अगर हम लोग बात करें प्री के सेंस में? हाँ, इसके एडवांटेज के बारे में जैसे अभी कुछ समय से, कुछ 1-2 सालों से या कुछ सालों से ऐसी लोगों के मन में धारणा रहती है कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में थोड़ा-सा मार्किंग को लेके कुछ लोगों को लगता है उनके साथ अनफ़ेयर हुआ है कि किसी को उसी क्वेश्चन में अगर 12 नंबर मिल गए, किसी को उसी क्वेश्चन में सेम आंसर पे 10 नंबर मिल गए। 1-2 नंबर का जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता था मार्किंग चेकिंग में, क्योंकि हर टीचर का स्वभाव एक जैसा होता नहीं। तो ये जो अनफेयरनेस है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन सही रहेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ये अच्छी बात है। दूसरी बात, कुछ कुछ लोगों की थियरी, जिनकी लगता था कि थियरी में वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, या फिर किसी बिल्कुल। को लगता था कि वो आंसर को ही अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, कुछ चीज छूट जाती है, लेकिन उनको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, तो उनके लिए ये अच्छी अच्छी बात है कि ये पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी अच्छी बात जो है कि इससे क्या होगा ना, कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने से प्रोसेस जो है एसएससी का वो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर चेक करने में सीबीटी बेस्ड अगर क्वेश्चन रहेगा, सीबीटी सीबीटी बेस्ड पेपर रहेंगे, तो फिर उनको टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, पूरा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, तो ज्वाइनिंग जल्दी होगी, रिजल्ट जल्दी आएगा। पूरा प्रोसेस फास्ट होने से ये कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है ये। तो ये तो हो गया मीन्स का। प्री में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा इस पैटर्न चेंज की वजह से? जैसे कि 1/3 हो गया है अब निगेटिव मार्किंग, पहले 1/4 था प्री में भी और मेंस में भी। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे? निगेटिव मार्किंग पहले 1/4 था, अभी 1/3 हो गया है। ये बात सही है कि निगेटिव मार्किंग ज्यादा अगर हो गया है, अभी 1/3 जैसे हो गया है, तो अभी आपको पूरी तरीके से एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ना कि नंबर के ऊपर। पहले हम लोग क्या करते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि 1/4 अगर निगेटिव मार्किंग है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर पॉजिटिव नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हम्म। लेकिन उसमें क्या, आप थोड़े से क्या है कि तुक्का भी लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अभी रिस्क लेने की जगह थोड़ी कम है। अभी आपको रिस्क, अभी 50-50% क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं अगर 2 ऑप्शन में आपको डाउट है। लेकिन आपको 3 ऑप्शन में डाउट है, या फिर अगर बिल्कुल भी नहीं पता है, तो बिल्कुल भी रिस्क ना ले, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग आपको निगेटिव में लेके चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा अभी क्या है कि एक्यूरेसी, जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी रहेगी उसका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा अभी संभल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जरूरत है। और प्रैक्टिस अभी इनको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए अच्छी खासी, क्योंकि अभी तक हमारा माइंडसेट यही रहता था 1/4 निगेटिव मार्किंग का, लेकिन 1/3 आ गया है, तो हमको उस हिसाब से अपनी एक्यूरेसी डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अगर हम जैसे बात किया जाए कि मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया है सारा, करीबन 100 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा सा बता सकते हैं कि लेवल क्या रहेगा क्वेश्चन का? थ्योरी पोर्शन ज्यादा रहेगा या न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा? और उसका अगर दोनों चीज अगर है तो उसका क्या मतलब कि कितना डेप्थ में पूछा जाएगा? कॉन्सेप्ट हम लोग को बहुत अच्छे से करना है या फिर ऊपर पर भी जैसे प्री में आता है वैसा आएगा? नहीं, मेंस का क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो प्रीलिम्स से तो थोड़ा हटके तो रहेगा, थोड़ा प्रीलिम्स से टफ तो रहेगा। लेकिन जैसा अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ की गेट लेवल का पेपर रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, ऐसे गेट का क्वेश्चन करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सही बात नहीं है, गेट लेवल का तो नहीं रहेगा, और ईएस लेवल का भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन 3 नंबर के भले रहेंगे, लेकिन उनका लेवल जैसे स्टेट एई एग्जाम का जो लेवल रहता है वो लेवल ही रहेगा। जो कि, क्योंकि आप अगर देखेंगे 2 घंटे में आपको लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन करने रहेंगे, अगर 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए अलॉट है। तो जो पेपर सेट कर रहा है उसको भी ऐसा मालूम है कि 1 मिनट में ऐसा क्वेश्चन सेट करना है कि 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्टेट एई वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और कुछ लोग बोले पूरा पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, तो मेरी जो थिंकिंग है, तो ये गलत बात है, पूरा पूरा न्यूमेरिकल नहीं रह सकता। क्योंकि एसएससी का हम लोगों ने अगर बहुत सालों से अगर पैटर्न देखा हुआ है, तो वो लगभग मोटा मोटा मेंस में भी ऐसा करते थे कि 40% क्वेश्चन वो लोग थियरी से पूछते थे, और उसके बाद 60% क्वेश्चन उनके न्यूमेरिकल रहते थे। ऐसा नहीं था कि पूरा न्यूमेरिकल आता था मेंस में भी, बिल्कुल। थियरी तो उसमें भी आते थे, करीब 40% हम्म। क्वेश्चन थियरी से आते थे। तो मेरे
से वही रहेगा इस बार भी, ऐसा इस बार भी पेपर में ऐसा ही रहेगा कि आपके 100 में से 40 क्वेश्चन जो कि थियरी के ही रहेंगे, 60 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल इजी ही रहेगा। आपको पूरा फॉर्मूला तैयार करना है, एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कुछ कुछ हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ना हो। ऐसे क्वेश्चन जैसे रेलवे में आता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का क्वेश्चन आता है, वो आपने वो फॉर्मूले नहीं पढ़े होंगे, वो हम्म। इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस की तैयारी करते टाइम पढ़ाया जाता है। या फिर ऐसे कुछ कुछ और फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे टीसी निकाले, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके फॉर्मूले काफी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं ध्यान से क्योंकि यूज कम होता है। तो ऐसे ये सब फार्मूले के ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी मेरे ख्याल से फार्मूले में अच्छा कमांड होना चाहिए। बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ऐसा, मतलब क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन जैसे जो जो सब्जेक्ट से थियोरेटिकल क्वेश्चन आते थे, जैसे हमारे बिल्डिंग मटेरियल से थियोरेटिकल क्वेश्चन आते थे, एनवायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन आते थे, सॉइल से भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आते थे। इन सब जगह से थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, इनके साथ आपको डील करना पड़ेगा मेंस में भी। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि जिसका एक्यूरेसी अच्छा है, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो थोड़ा सा थ्योरी में हमको बताइएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है हाँ, मेंस में। थियरी में देखिए, हाँ, एक्चुअली थियरी पढ़ने के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे ख्याल से अभी जो स्टूडेंट है जिनको ये करना चाहिए, अगर आपको, क्योंकि 40 नंबर थियरी के आ सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है एसएससी में। 40 क्वेश्चन। तो अगर, हाँ, तो आपको उसमें थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं, तो स्ट्रेटजी आपको पहले वाली ही फॉलो करनी पड़ेगी जो इसके पहले आप करते थे। जब सब्जेक्टिव एग्जाम था, हम क्या करते थे सब्जेक्टिव एग्जाम में, हमारे जो एसएससी प्रीवियस ईयर के जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे उसको इन डेप्थ पढ़ते थे, जो कुछ सालों से आए हुए हैं, उनको हमें पढ़ना है। उनको ऐसे ही पढ़ना जैसे एग्जाम में हम लोग लिखते थे, लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन पढ़ना ध्यान से है। और उसके बाद आपको ईएससी ईएससी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते थे थियोरेटिकल, वो आपको दिख रहे हैं। अगर आप ये देख लेते, ये दोनों चीजें अगर आप देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से थियोरेटिकल क्वेश्चन में 40 में से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। क्योंकि थियरी जो आएगी वो पहले से ही आएगी, बस उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो लोग डाल देंगे, या फिर वो लोग ऑप्शन में ऐसा डाल देंगे कि आपको मतलब कि प्रीवियस ईयर से ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेगा। तो आपको प्रीवियस ईयर में जो थियरी है उनको इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत तो पड़ेगी। कम से कम जो पहले आए हुए क्वेश्चन है उनको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। थियोरेटिकल के लिए यही अप्रोच सही है, यही अप्रोच मैंने लगाई थी, हर एग्जाम में मैं यही अप्रोच लगाता हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट के 60 डेज अराउंड बच रहे हैं, उससे भी कम है। तो अभी लोगों को, जैसे बहुत लोग पैनिक हो गए हैं कि हाँ मेरा प्रिपरेशन वो मेंस के हिसाब से अच्छा था, बहुत अच्छे से उनको पता था कि हाँ ये इतना क्वेश्चन आता है, ये तो कंफर्म आता है, ये सब याद कर लूँ, और इजी टाइप के क्वेश्चन आते, रिपीटेड क्वेश्चन भी काफी रहते थे, तो मेंस का उनको लोड नहीं था। अब चूंकि लोड बढ़ चुका है, तो अब उनको क्या करना चाहिए लास्ट के 60 डेज में, थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा सजेशन सीनियर की तरफ से रहेगा तो लोगों को एक आइडिया लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, अभी क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी में सबको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत तो है। अभी इसमें दो तीन टाइप के बच्चे हैं। जैसे पहले तो एक बच्चा जो कि नया नया तैयारी करने आया, अभी वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, उसको बीच में सुनाई दिया कि पैटर्न चेंज हो गया, तो हम्म। आधा तो पहले उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा करना क्या है। दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, मेंस में उनका अटक गया, किसी मतलब थोड़ा ज्यादा नंबर से अटक गया, मेंस में अच्छी तैयारी उनकी नहीं हो हम्म। पाई थियोरेटिकल हम्म। होने, सब्जेक्टिव होने की वजह से। तीसरे उस टाइप के बच्चे होंगे जो कि बहुत क्लियर होंगे, या फिर किसी को थोड़ा खराब डिपार्टमेंट मिल गया होगा, ऐसे बच्चे होंगे जो कि एकदम क्लोज है, जिनको हम्म। सीपीडब्ल्यूडी मिलने की उम्मीद है, अब और अच्छा डिपार्टमेंट मिलने के लिए अभी वो फाइट कर रहे हैं। तीन टाइप के बच्चे हैं। तो जिसमें से पहला टाइप का जो बच्चा है जो कि अभी तैयारी कर रहा है, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनको पूरी तरीके से अभी उनके लिए स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है। मेरे ख्याल से उनको ये करना चाहिए कि जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उनको वो पूरा कवर करना चाहिए, जिसमें जीएस जीके और सारे पोर्शन उनको कवर करने चाहिए प्रीलिम्स के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया था कि टेक्निकल के लिए आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली बुक सॉल्व करनी पड़ेगी, और आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी उनको पूरी तरीके से प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। उनके लिए वही सही है अभी 2 महीने की स्ट्रेटेजी में। और साथ ही साथ उनको पर डे या फिर हर दूसरे तीसरे दिन के हिसाब से एक फार्मूला नोट्स जो उनका बना होगा उसको डेली रिवाइज करना, क्योंकि क्वेश्चन जो मेंस में आएंगे उसमें फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे।
तो उनके लिए अभी यह स्ट्रेटेजी है, जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर होता है उनको मेंस की तैयारी तब स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरे बच्चे जो है जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस में पहुंच चुके हैं, मेंस का उन्होंने एग्जाम दिया, बहुत नंबर से पीछे रह गए, उनके लिए सही है कि प्रीलिम्स उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो स्ट्रेटेजी उनकी भी सेम रहेगी, उनको प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो उनको इस एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रीलिम्स का। और मेंस के लिए भी उनको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, मेंस के लिए उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हुए एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चन जो आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स में, पिछले 15 सालों के 2005 के बाद से जो क्वेश्चन आए वो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर टाइम मिले, अगर उसके बाद टाइम मिलता है तो एक एक नंबर के जो गेट में क्वेश्चन जो आते हैं एक एक नंबर के, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, टफ नहीं, ये मेंस की तैयारी के लिए उनको प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस की भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। टाइम कम है क्योंकि मेंस का एग्जाम भी जल्दी होगा प्रीलिम्स के बाद। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि गेट के एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो उनको पूरा करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी अगर टाइम उनका बचता है, जैसा मैंने बताया था, उसके बाद भी अगर टाइम बचता है क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे एसएससी में, जो कि ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजनिंग भी आ सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ भी आ सकता है। सही बात। तो हाँ, तो उसके लिए उनको ये करना चाहिए कि जो थियरी उन्होंने पढ़ी हुई थी एसएससी प्रीवियस ईयर में, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और जो उन्होंने थियरी पढ़ी है ईएससी प्रीवियस ईयर में पिछले करीब 10 सालों के, वो थियरी उनको फिर से डीपली थोड़ा स्टडी करनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो भी थियोरेटिकल आएंगे वो वहीं से आएंगे। ये उनके लिए है जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और मेंस के एकदम नजदीक थे, मेंस नहीं क्वालिफाई कर नहीं पाए। होता है। तीसरे ऐसे जो कि हाँ, जो कि अपना रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर जिनको डिपार्टमेंट बेटर इंप्रूव डिपार्टमेंट। करना है, हाँ, जिनको बेटर डिपार्टमेंट के लिए अप्रोच करना है, उनके लिए सीधी स्ट्रेटजी है कि उनको प्रीलिम्स में भी देखना पड़ेगा कहाँ से नंबर उनका बढ़ सकता है। अगर किसी के 120-25 नंबर थे तो उसको 140 तक ले जाना है, ये उसका टारगेट होना चाहिए। तो उनको ऐसा काम करना चाहिए कि आपको पूरी तरीके से जहाँ से मार्क्स आपके बढ़ सके, जैसे जीएस रीजनिंग में मार्क्स अगर आपका बढ़ सकता है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, टेक्निकल में भी देखिए। आपको तो ईएससी प्रीवियस ईयर जो कि प्रीलिम्स का था वो तो करना है, आपको गेट का एक नंबर वाला भी करना है, आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन भी करने हैं। जो जिनको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए उनको ये तीनों चीज तो करनी ही करनी है। उसके साथ साथ उन्हें किसी भी अच्छे कोचिंग का हैंडबुक लेके कुछ ऐसे से फॉर्मूले होंगे जो कि उन्होंने नहीं देखे होंगे या फिर अपने प्रैक्टिस में नहीं रहते, वो फॉर्मूले भी आपको याद करने याद पड़ेंगे। करें। क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी कंपटीशन थोड़ा ऑब्जेक्टिव होने से टाइट हो गया है, तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है हमें ये मालूम नहीं है। तो अच्छा डिपार्टमेंट अगर चाहिए तो फिर उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उनको डालना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तीनों टाइप के स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, तो अब मोटा मोटी आप बता दीजिए कि ये जो पैटर्न है इसका एडवांटेज क्या है, और इस पूरे वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किया है उसका एक निचोड़ कंक्लूजन थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज तो जैसा पहले बताया कि प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, जो अनफेयरनेस थी चेकिंग में वो दूर हो जाएगी। जो बच्चों के मन में डर रहता है कि हाँ पेपर मैं 3 घंटे में कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं, कैसे मैं पूरा रिप्रेजेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो उनका ये चीज तो दूर हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हमेशा टफ होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। एग्जाम में क्या होता है, सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सब्जेक्टिव में आपने थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा अगर वैल्यू इधर उधर हो गई, फिर भी स्टेट आपको मार्क कुछ नहीं। नंबर मिल जाएंगे। अगर हाँ, 15 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको ठीक है 5 नंबर भी मिल जाएंगे। 0 नंबर से 5 नंबर हमेशा बेटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो उस हिसाब से सब्जेक्टिव एग्जाम ठीक था उनके लिए, जिनकी तैयारी ठीक थी या फिर जो जो रिप्रेजेंट कर पाते थे, इस हिसाब से वो सही था। लेकिन ऑब्जेक्टिव होने से वो चीज हट गया। अभी आपका 1/3 नेगेटिव मार्क है, अगर आपने गलती से भी अगर 8-9 क्वेश्चन में अगर सिली मिस्टेक कर दिया, 100 में से 8-9 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो सकती है, 3 मार्क्स। तो हाँ, आपके करीब 25-30 नंबर का नुकसान हो सकता है आपको। जो पॉजिटिव में गए वो भी और जो निगेटिव हो गए वो भी, टोटल मिला के 25-30 नंबर का नुकसान हो सकता है। हम्म। हाँ, तो 25-30 नंबर में आपका डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी से बीआरओ बहुत आराम से हो सकता है। तो बिल्कुल। ऐसा अगर ऐसा सोचना कि हाँ ऑब्जेक्टिव होने से फायदा है, ऑब्जेक्टिव होने से फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन हमें जो मोटा मोटा जो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है और लगभग ऐसा हर एग्जाम में होता है कि पहली बार जब पैटर्न चेंज होता है तो पेपर थोड़ा सिंपल आता है।
तो मुझे ऐसा लगता है पेपर सिंपल ही आएगा, पूरे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे 60 नंबर का फॉर्मूला बेस्ड, 60 नंबर के जो न्यूमेरिकल रहेंगे मोटा मोटा, वो फॉर्मूले बेस्ड ही रहेंगे। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन इजिली ही कर लेंगे, और कैलकुलेटर भी अलाउड है। और दूसरी बात, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उसमें भी अगर आपने थोड़ा पहले से अगर पढ़ा हुआ है, अगर आपने जितना मैंने बताया अगर उतना कर लिया, तो आपको उतना कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी में बदलाव लाने की जरूरत है, और प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस रही तो फिर आप क्रैक कर जाओगे। तो अभी ओवरऑल यही कहने का मतलब कि आपको एससी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का करना है, और उसके बाद बाकी गेट के मेंस के वन लिए वंस। आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन, हाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन वहां से पढ़ने हैं, और गेट के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं, इतना करना है आपको, पूरा फॉर्मूला तैयार करने हैं। तो ये यही तक मेरा कहना था। चलिए, तो मतलब हमको लगता है कि ऑलमोस्ट सारा एस्पेक्ट जो है हम लोग ने कवर कर लिया। बाकी कोई भी डाउट होगा लोगों को तो वो कमेंट करेंगे। और कुछ कमेंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम सोच रहे हैं कि 4-5 कमेंट है आपके सिविल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत बहुत थैंक्स अर्जुन जी, आपका जो भी कीमती वक्त है यहाँ पे देने के लिए। और मैं एक और चीज बधाई देना चाहूंगा अर्जुन सर को कि इनका मेंस जो है ईएससी मेंस क्रैक हो चुका है। तो हमारी तरफ से, हमारी थैंक टीम यू की सर। तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बेस्ट विशेष की जल्दी ही आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो जाए, और आप जहां भी हैं उससे बेटर जगह पे फ्यूचर में हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो यहीं पे एंड करते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर।